मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है राज्यपाल का। यानी मध्य प्रदेश में जितने भी राज्यपाल हुए हैं उनके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसको इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है। हुआ क्लियर? अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे आप, तो उनमें आप देखना कि राज्यपाल से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रहता है। जैसे कि राज्यपाल पहला कौन था, कौन सा राज्यपाल मुख्यमंत्री रहा है, कौन सा राज्यपाल संविधान सभा का सदस्य रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो उन्हीं सभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फैक्ट हो सकते हैं इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना, ठीक है। इसमें हम सारे जो राज्यपाल हैं उनके फैक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले राज्यपाल हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो है 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस से ये हार चुके थे। इसमें विवाद क्या हुआ था कि पट्टाभी सिद्धारमैया की जो हार थी, जो पट्टाभी सीतारमैया है उनकी हार पर महात्मा गांधी ने कहा था कि ये हार पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये हार एक्चुअली मेरी हार है। और इस अधिवेशन में काफ़ी विवाद हो चुका था, इसीलिए जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था इस अधिवेशन में, ठीक है। अब यहाँ से दो फैक्ट निकल के आते हैं। पहला फैक्ट कि जिसे हराया था वो एमपी कौन बनते हैं, पहले राज्यपाल बनते हैं। और दूसरा फैक्ट ये है, और जब सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन से इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा देने के बाद यहाँ पे जो अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। हुआ क्लियर? जो हारे थे वो एमपी के पहले राज्यपाल बनते हैं, और जो इस्तीफा देने के बाद इसके अध्यक्ष बनते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। 1948 में 1948 में जयपुर कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। हुआ क्लियर? ये फैक्ट को ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सबसे कम समय के लिए राज्यपाल है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आपको आता है कि सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन है तो वो है पट्टाभी सीतारमैया। परंतु यही भी क्वेश्चन आया कि सबसे अधिक समय के लिए राज्यपाल कौन था, तो वो था हरि विनायक पाटस्कर। हुआ क्लियर? जो पट्टाभी सीतारमैया रहे हैं वो जन्मभूमि नामक साप्ताहिक पत्रिका के ये संपादक रहे हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के ये प्रथम राज्यपाल नियुक्त होते हैं, और ये संविधान सभा के वार्ता समिति के ये सदस्य रहते हैं। हुआ क्लियर? ये सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, परंतु इसमें से आपको ओनली लेकिन इसमें से आपको जो बुक याद रहना चाहिए वो है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, गांधी एवं गांधीवादी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तीनों बुक तो आपको याद होना चाहिए। आपको 6 याद रहा है तो अच्छी बात है, परंतु ये तीनों एग्जाम में पूछ चुका है, वनडे या यूपीएससी पीएससी में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है हरि विनायक पाटस्कर। हरि विनायक पाटस्कर जो हैं ये सबसे अधिक समय के लिए राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। सबसे कम पूछेगा तो कौन है, पहले पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू सरकार में ये कौन रहे हैं, ये कानून मंत्री रहे हैं। और ये भी जो हैं हरि विनायक पाटस्कर जो हैं संविधान सभा के ये सदस्य रहे हैं। हुआ क्लियर? यानी पहले भी रहे हैं, सेकंड भी रहे हैं संविधान सभा के सदस्य। नेक्स्ट है केसी रेड्डी। केसी रेड्डी भी जो है संविधान सभा के ये क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। यानी कि पहले राज्यपाल एमपी के, सेकंड और थर्ड तीनों राज्यपाल जो हैं संविधान सभा के सदस्य रहे, ध्यान रखना। यह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इन्होंने 1930 में पीपल पार्टी गठन किया था, लेकिन बाद में उसे कांग्रेस में विलय कर दिया। जनवाणी नामक पत्रिका के ये क्या रहे हैं, संपादक भी रहे हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है न्यायमूर्ति पी.वी. दीक्षित, मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल, और मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के लिए कार्यकारी राज्यपाल, ठीक है। तो यहाँ से दो फेट निकल के आते हैं, ठीक है। एक है पट्टाभी सिद्धारमैया और एक है पी.वी. दीक्षित, ठीक है। ये पहले राज्यपाल रहे हैं एमपी के, और ये पहले राज्यपाल रहे हैं कार्यकारी राज्यपाल। हुआ क्लियर? ये सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे हैं,
और ये भी कब सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे हैं, परंतु यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्यकारी राज्यपाल। हुआ क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। कार्यकारी आएगा तो उसका आंसर होगा पीवी दीक्षित, अगर कार्यकारी नहीं है तो उसका आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है एन वाचु। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ है। हुआ क्लियर? और ये आईसीएस अधिकारी थे। बिहार में सब कलेक्ट्रेट के रूप में इनने सेवा दी है। परंतु आप क्वेश्चन आपको इतना सा आएगा कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनका जन्म सतना में हुआ है, तो वो है एन वाचु, जिनका नाम है रंजन नाथ वाचु। नेक्स्ट है सीएम पुनाचा। सीएम पुनाचा जो है महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। दूसरा, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। तो पहले कौन हो गए, वो हो गए पट्टाभी सीतारामैया। दूसरे कौन हो गए, वो हो गए हरिविनायक पाटस्कर। और तीसरे कौन हो गए, केसी रेड्डी। और चौथे कौन हो गए, एन पुनाचा। यानी कि अभी तक ये चारों जो हैं संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पार्ट सी के अंतर्गत जो कुर्ग विधानसभा गठित हुई थी, उसमें एन पुन्नाचा जो है कुर्ग के पहले सीएम थे। इस पॉइंट को आप आयन पे लगा लेना। हुआ क्लियर? और ये केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है भगवत दयाल शर्मा। जो भगवत दयाल शर्मा है, ये लोकसभा राज्यसभा के ये सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, हरियाणा के पहले सीएम रहे हैं, उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं, शतरंज के खिलाड़ी भी हैं, श्रमिक आंदोलन से जुड़े भी हैं। जो आपको ब्लॉक में दिख रहा है, ये 3 फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रोफेसर के एम चांडी। के एम चांडी जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था इन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है 1984 का जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस समय ये राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन कई एमपी की वनडे पीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है कि जब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उस समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था, तो वो थे के एम चांडी। ठीक है, भारतीय रबड़ उत्पादन संघ की स्थापना की थी। पांडिचेरी के ये राज्यपाल रहे हैं, गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। केरल में जो टैगोर अकादमी गठन के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परंतु इस पॉइंट को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर याद करना। नेक्स्ट है सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल जो है मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल रही है और सबसे कम उम्र की राज्यपाल है एमपी की। सबसे अधिक पूछेगा तो वो है टंडन जी। सबसे कम उम्र की पूछेगा तो वो है सरला ग्रेवाल। सबसे अधिक उम्र की राज्यपाल पूछेगा तो वो है टंडन जी। ये जो है सेकेंड महिला अधिकारी है भारतीय प्रशासनिक सेवा में। पहली कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर करना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है कुंवर मोहम्मद अली खां। कुंवर मोहम्मद अली खान जो है यूपीएससी के जो आयोग होता है उसके ये सदस्य रह चुके हैं। और इनका पूर्वजों का संबंध जो है विक्रमादित्य और राजा भोज से भी रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब इनके पूर्वज हिंदू थे तो ये मुस्लिम कैसे बने? तो ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक के समय इनके जो पूर्वज है वो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके थे। परंतु इनका संबंध जो है विक्रमादित्य और राजा भोज से रहा है। हुआ क्लियर? क्वेश्चन आपको ये आया है कि ऐसे कौन से राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश के जिनका संबंध पूर्वजों का विक्रमादित्य या राजा भोज से रहा है, तो वो है कुंवर मोहम्मद अली खां। नेक्स्ट है मोहम्मद साफी कुरैशी। ये राज्यपाल के रूप में कार्य किया है बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है डॉक्टर भाई महावीर। डॉक्टर भाई महावीर जो है आरएसएस और भारतीय जनसंघ दोनों के ये सदस्य रहे हैं, ये ध्यान रखना। और एमपी के ये राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट है राम प्रकाश गुप्ता। इनकी मृत्यु जो है पद में रहते हुए हुई थी। नेक्स्ट है बलराम जाखड़। 1980 से 1990 तक 2 बार ये लोकसभा अध्यक्ष रहे। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है शायद एमपीपीएससी ने पूछ चुका है। नेक्स्ट है नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं रामेश्वर ठाकुर।
भारत छोड़ो आंदोलन में ये सक्रिय रहे थे और ये एमपी के राज्यपाल रहे हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और 7 साल एमपी के भी राज्यपाल रहे हैं। राम नरेश यादव, इनकी जो मृत्यु है ये कार्यकाल के दौरान हो चुकी थी और यूपी के थे। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है, पीवी दीक्षित रही हैं, जीपी सिंह रहे हैं, कृष्ण मोहन सेठी रहे हैं, एनडी ओझा रहे हैं, ओपी कोहली रहे हैं, आनंदीबेन पटेल रहे हैं। तो आपको ये 6 नाम याद होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से ऐसे कौन से हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं अथवा नहीं रहे हैं। तो आपको 6 याद होना चाहिए कि पीवी, जीपी, एनडी, ओपी, आनंदी, ये जो हैं एमपी के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद जो भी आएगा नाम वो एमपी कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो सिंपल सा आप वहाँ पे आंसर टिक कर लोगे, पीवी, जीपी, एनडी, ओपी, आनंदी, कृष्ण मोहन सेठी, ये सभी जो हैं मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। हुआ क्लियर? जीपी सिंह जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं और ये राज्यपाल रहे हैं एमपी के 2 बार, वो भी कार्यवाहक। सबसे कम उम्र के राज्यपाल कौन है? तो वो है सरला ग्रेवाल। सबसे अधिक उम्र के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं श्री लालजी टंडन। राज्यपाल, ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो राज्यपाल और सीएम दोनों रहे हैं? तो वो है सीएन पूनाचा, भगवत दयाल शर्मा, आनंदीबेन पटेल। एकमात्र राज्यपाल जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त करता है तो वो है हरि विनायक पाटस्कर और ये सेकेंड एमपी के राज्यपाल रहे हैं। दूसरा इसका इनका फैक्ट ये है कि ये सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं। और तीसरा फैक्ट याद रखना, ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त राज्यपाल कौन है? तो वो है सरला ग्रेवाल। ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो एमपी के राज्यपाल रहे हैं और साथ साथ वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं? तो उनका पहला नाम है पट्टाभी सीता रामैया, दूसरे हैं हरि विनायक पाटस्कर, तीसरे हैं केसी रेड्डी और चौथे हैं सीएम पूनाचा। ये पूरी लिस्ट है राज्यपालों की, इसे आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं हैं। तो वहाँ पे आपको ये लिस्ट याद रहेगी तो आप वहाँ पे आराम से आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राज्यपाल लेक्चर समाप्त होता है। चलिए, मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं ये हैं पंडित रविशंकर शुक्ल रहे हैं। इनका जन्म ध्यान रखना, ये है सागर में इनका जन्म हुआ है और 1923 में नागपुर के झंडा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। 1973 में मध्य प्रांत में शिक्षा मंत्री बनाए गए थे और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये चुने गए थे। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, रायपुर में विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर रखा गया है क्योंकि पहले मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है पहले एक था। नोट, दिल्ली में जो संसद भवन है उसका जो परिसर है वहां आज भी इनकी मूर्ति रखी गई है। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से सीएम हैं जिनकी मूर्ति दिल्ली के संसद भवन में रखी हुई है, तो वो है पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट मुख्यमंत्री रहे हैं भगवत राव मंडलोई। पंडित रविशंकर शुक्ल के निधन के बाद ये मुख्यमंत्री बने थे और ये मुख्यमंत्री कौन से थे? ये थे कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। कहने का मतलब ये है, आपको क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है भगवत राव मंडलोई। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, जो भगवत राव मंडलोई हैं ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट सीएम है कैलाश नाथ काटू जी। कैलाश नाथ काटू जी जो हैं इनका ध्यान रखना कि ये मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। हुआ क्लियर? ध्यान रखना कि जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो तो रविशंकर शुक्ल है। अगर आपसे पूछेगा, निर्वाचित पूछेगा, तो ध्यान रखना वो कैलाश नाथ काटू जी है। हुआ क्लियर? पहले सीएम जिन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो पूर्ण किया है। अब तक क्या है, जो पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और जो दूसरे सीएम थे वो कार्यवाहक सीएम थे। तीसरे में चुनाव हो गया, ठीक है, कौन बने? कैलाश नाथ काटू जी बने। ये पहले निर्वाचित
और पहले कार्यकाल पूर्ण करने वाले सीएम है। हुआ क्लियर? इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के रतलाम में हुआ था और जो पहले सीएम है रविशंकर शुक्ल, उनका जन्म सागर में हुआ था। ठीक है। मेरठ षड्यंत्र केस में कम्युनिस्ट पार्टी के अभियुक्तों की तरफ से केस लड़ा है। ये इसे आप वेरी वेरी आईएमपी कर लो। ठीक है। इसलिए ये जो सीएम है मध्य प्रदेश के, इसलिए महत्व हो जाते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है जो आजाद हिंद फौज है, उनकी जो अभियुक्तों को बचाने की जो समिति है उसमें ये सदस्य थे। कौन? कैलाशनाथ काटू जी। और ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। हुआ क्लियर? जो कैलाशनाथ काटू जी हैं ये मंदसौर लोकसभा सीट से चुने गए थे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में ये कानून मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं ये, और देश के ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं। यानी कैलाश काटू जी जो हैं मध्य प्रदेश के सीएमओ में सबसे महत्वपूर्ण सीएम हो जाते हैं इस मायने में। नेक्स्ट है द्वारिका प्रसाद मिश्र। पहला पॉइंट है इनका, गोविंद नारायण सिंह के दल बदल के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और ये सागर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। ठीक है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है। ध्यान रखना जो 1942 में इन्होंने रविशंकर शुक्ल के साथ मद्रास जेल भेज दिया गया था। जो पहले सीएम रहे एमपी, कौन? रविशंकर शुक्ल के साथ इन्हें इन्हें द्वारिका प्रसाद मिश्र को कहाँ भेज दिया गया था? वो भेज दिया गया था मद्रास जेल में। वहां पे जो वेल्लोर जेल है वहां पे रहते हुए 1942 में इन्होंने एक काव्य लिखा। और वो काव्य कौन सा था? वो काव्य था कृष्णयान। क्या काव्य था? कृष्णयान। हुआ क्लियर? और इनकी जो आत्मकथा है वो लिविंग इन एरा है। हुआ क्लियर? इनकी पत्रिका 3 है, दैनिक लोकमत, श्री शारदा और सारथी। हुआ क्लियर? कृष्णयान महाकाव्य लिखा है और सारथी इन्होंने पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट है इनका ग्रंथ है सर्च ऑफ लंका नामक ग्रंथ लिखा है। हुआ क्लियर? जो द्वारिका जी हैं 1981 में प्रजा समाजवादी पार्टी के ये सदस्य रहे हैं और साथ साथ एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक का नाम है तुलसी के राम एवं सीता। हुआ क्लियर? यानी कि आपको पूछे कृष्णायन, आपको पूछे सारथी, आपको पूछे लिविंग इन एरा, आपको पूछे तुलसी के राम, ये सभी किसके हैं? ये सभी जो हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र के हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट सीएम है गोविंद नारायण सिंह। इन्होंने 36 विधायकों के साथ एक नई पार्टी का गठन किया था और ये पार्टी का नाम था लोक सेवा दल। और ये ध्यान रखना, ये जहां तक 1948 के आसपास ये आईसीएस रहे हैं, यानी कि आईएएस रहे हैं। लोक सेवा में पहले थे, इन्होंने इसी नाम से लोक सेवा दल खोल लिया। 36 विधायकों के साथ क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन से सीएम रहे हैं जिन्होंने 36 विधायकों के साथ नई पार्टी गठन की थी? उनका नाम है गोविंद नारायण सिंह। और ये लोक सेवक रहे हैं पहले से। ठीक है, सिविल सेवक रहे हैं। तो सिविल सेवक के अकॉर्डिंग इन्होंने एक दल खोल लिया उसी नाम से। क्या? लोक सेवा दल। आपको याद करने में आसानी होगी। और दल का नाम क्या था? लोक सेवा दल था। किसने ओपन किया था? वो क्या था? गोविंद नारायण सिंह ने। हुआ क्लियर? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे गोविंद नारायण सिंह। अगर आपसे यहीं से क्वेश्चन करेगा कि मध्य प्रदेश के पहले पूर्ण गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है कैलाश जी। हुआ क्लियर? अगर पूर्ण लग गया तो वो हो गए कैलाश। ठीक है। अगर आपसे ओनली पहले गैर पूछेगा तो वो है कौन? गोविंद नारायण सिंह, क्योंकि ये कांग्रेस से ही निकलकर अलग पार्टी बनाकर सीएम बने थे, इसलिए यहाँ पे लिखा है गैर कांग्रेसी। परंतु पूर्ण गैर कांग्रेसी यानी जो कांग्रेस में थे ही नहीं, वो है कैलाश जी। ठीक है, ध्यान रखना। ये पहले विंध्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार के ये राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र। इनका एक ही फैक्ट याद रखना कि ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। और दूसरा फैक्ट याद रखना कि ये सबसे कम समय तक के सीएम रहे हैं। देखना, दो अंतर है। जो अर्जुन सिंह हैं ये कई बार सीएम रहे हैं, परंतु इनका जो कार्यकाल है वो ओनली 1 दिन का है। परंतु सबसे कम समय के लिए कार्यकाल किसका है? वो है राजा नरेश चंद्र का। क्योंकि
जो अर्जुन सिंह का इनसे भी कम है 1 दिन का, परंतु अर्जुन सिंह इसके पहले सीएम रह चुके हैं, वो भी 3 बार या 2 बार। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर थोड़ा-सा अंतर रखना। क्वेश्चन आपको आएगा कि सबसे कम दिन के सीएम कौन से रहे हैं? तो वो है राजा नरेश चंद्र। क्वेश्चन आपको ये आया कि कौन-सा सीएम है जिसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? सबसे कम, तो वो है 1 दिन अर्जुन सिंह। हुआ क्लियर? थोड़ा-सा याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है? मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल, ये जो हैं पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे थे और ये इनके ही काल में पहली बार मध्य प्रदेश में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। हुआ क्लियर? नेक्स्ट मुख्यमंत्री हैं प्रकाश चंद्र सेठी। इनका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये जो हैं इनके कार्यकाल में पहली बार 1972 में योजना आयोग का गठन हुआ था। यानी कि मध्य प्रदेश में जो योजना आयोग गठन का हुआ है, वो सीएम कौन से थे इससे कार्यकाल में हुआ है? वो है प्रकाश चंद्र सेठी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे राज्य के, तो वो हैं प्रकाश चंद्र सेठी, यही 1972। हुआ क्लियर? इंदिरा गांधी सरकार में ये केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं और एशियाई बैंक और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक में भारत के गवर्नर भी मनोनीत हुए हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट मुख्यमंत्री हैं कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी जो है ये पूर्णतः गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, प्रथम पूछेगा आपसे तो वो हैं गोविंद, परंतु आपसे पूर्ण लग गया तो ये हैं कैलाश, क्योंकि जो गोविंद हैं ये पहले कांग्रेस में थे, बाद में कांग्रेस से अलग होकर सीएम बने हैं, तो वो कहलाए पहले गैर कांग्रेसी। परंतु जो कैलाश चंद्र जोशी हैं ये कांग्रेस में थे नहीं, इसलिए ये कहला रहे हैं पूर्णतः गैर कांग्रेसी सीएम। हुआ क्लियर? वो एक जनसंघ पार्टी के सीएम थे। नेक्स्ट है सुंदर लाल पटवा। 2 बार इनके शासनकाल में क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। 1980 में राष्ट्रपति शासन, 1990 से 1992 में राष्ट्रपति शासन। हुआ क्लियर? और ये फैक्ट याद रखना कि जो सुंदरलाल पटवा हैं ये जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। हुआ क्लियर? और 2 बार ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं। दोनों बार ये हराए थे किसको? एक बार हराए किसको? कमलनाथ को, और एक बार हराए किसको? अर्जुन सिंह को इन्होंने हराया था। कमलनाथ को हराया था छिंदवाड़ा लोकसभा से, और जो होशंगाबाद से हराया था किससे? अर्जुन सिंह को। हुआ क्लियर? इसके बाद ये दोनों गए थे लोकसभा सदस्य बने थे, इसलिए ये जो पॉइंट है आईएमपी हो जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का जन्म जो है सीधी में हुआ था एमपी के। इनकी उपलब्धि ये है कि इनके कार्यकाल में ही डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ है। ये क्वेश्चन जो है जो व्यापम की एग्जाम होती है वहाँ ये पूछता है। ठीक है, 2-3 दिसंबर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजडी में इनके समय ही हुई थी। हुआ क्लियर? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, ये मैंने आपको कल बता चुका हूँ। नेक्स्ट है राजीव गोलावाल समझौते में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरा 2000 में उत्कर्ष सांसद का पुरस्कार इन्हें मिल चुका है और इनकी बुक का नाम है मोहे कहाँ विश्राम, यानी मुझे कहाँ आराम है, इस टाइप से। हुआ क्लियर? नेक्स्ट मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह। ये जो है राघवगढ़ राज परिवार से संबंधित थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इनके समय ही विभाजित हुआ है। और दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन है? दिग्विजय सिंह। पहले कौन होंगे? शिवराज मामा। नेक्स्ट मुख्यमंत्री हैं उमा भारती। यहाँ से एक फैक्ट याद रखना कि ये मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, और इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था और पार्टी कौन सी है? वो है जनशक्ति पार्टी। नेक्स्ट है बाबूलाल गौर। इन्हें कहते हैं बुलडोजर मैन। ये भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं और दूसरा गोवा मुक्ति मोर्चा में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान। इनका ये याद रखना कि जो विधानसभा क्षेत्र है ये बुधनी सीहोर है और जो लोकसभा क्षेत्र है वो है विदिशा। ठीक है, विधानसभा पूछेगा बुधनी सीहोर, लोकसभा पूछेगा तो विदिशा। नेक्स्ट मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। कमलनाथ जो हैं इनका जो संसदीय क्षेत्र है ये छिंदवाड़ा है। इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन सेंचुरी, यानी कि भारत की शताब्दी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो 16वीं लोकसभा के ये प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। वर्तमान के सीएम कौन हैं? तो वो हैं मोहन यादव। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था।
क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपसे कि वर्तमान के सीएम किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो वो हैं उज्जैन दक्षिण। और तीसरी बार ये विधानसभा से लगातार उज्जैन दक्षिण से निर्वाचित हुए हैं। वर्तमान में जो मोहन यादव सीएम बने हैं उनके साथ दो उप सीएम बने हैं, एक है जगदीश देवड़ा और दूसरे हैं राजेंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो ध्यान रखना श्री विश्वनाथ यादव राव तामसकर जो है मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता रहे हैं। एक बार जो है एमपीएससी ने कोई एग्जाम लिया था उसमें पूरा नाम दिया था, ठीक है, तामसकर ने दिया था, इसलिए कई बच्चों ने गलत किए थे। इसे ध्यान रखना, पूरा नाम याद होना चाहिए आपको, श्री विश्वनाथ यादव राव तामसकर प्रथम विपक्षी नेता रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि श्रीमती जमुना देवी जो है पहली महिला विपक्ष नेता रही है। आपसे पूछेगा प्रथम विपक्षी नेता कौन है, तो वो है श्री विश्वनाथ यादव राव तामसकर। परंतु आपसे ये पूछ ले कि पहली महिला विपक्ष नेता कौन सी है, तो वो है जमुना देवी। अभी वर्तमान में कौन प्रतिपक्ष नेता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हुआ क्लियर। ये कुछ फैक्ट हैं वो ध्यान रख लीजिए आप। 3 बार सीएम कौन बने हैं, तो वो है श्याम चरण शुक्ल और अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह एक दिन के भी सीएम रहे हैं कार्यकाल के तौर पर, ठीक है। 4 बार सीएम कौन रहा है, वो है शिवराज सिंह चौहान, 5वीं बार बन जाते परंतु मोहन यादव आ गए। सबसे कम समय तक सीएम कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं राजा नरेश सिंह। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, तो वो है अर्जुन सिंह। 12वीं विधानसभा में मध्य प्रदेश की पहली सीएम कौन रही है, महिला सीएम, वो है उमा भारती। वो क्लियर, ध्यान रखना। अगर व्यक्ति के तौर पर पूछेगा आपसे कि सबसे कम समय तक कार्यकाल किस सीएम का रहा है, तो वो है राजा नरेश सिंह, ओनली 13 दिन। वो क्लियर। और कार्यकाल में पूछेगा वनडे, तो वो किसका है, अर्जुन सिंह का है, क्योंकि अर्जुन सिंह इसके पहले 2 बार सीएम रह चुके हैं इसलिए, और ये तीसरी बार था। इस प्रकार 3 बार सीएम कौन हो गए, अर्जुन सिंह, परंतु एक बार इनके टर्म में ओनली वनडे की थी। तो ध्यान रखना ये माइनर सा अंतर है दोनों में कि सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो वो है राजा नरेश सिंह का। हुआ क्लियर व्यक्ति के तौर पर। परंतु सीएम के तौर पर सबसे कम कार्यकाल पूछेगा तो वो है अपने कौन, अर्जुन सिंह, वनडे। अगर मध्य प्रदेश पीएससी क्वेश्चन करेगा तो आपसे क्लियर पूछेगा सबसे कम दिन के सीएम कौन है, तो राजा नरेश सिंह। अगर आपसे क्वेश्चन दूसरा आएगा, ये आएगा कि एक दिन के सीएम कौन थे, तो वो है अर्जुन सिंह। हुआ क्लियर। के तत्कालीन राजा यानी उस समय के राजा थे, उनका नाम था राजा गोकुलदास। राजा गोकुलदास ने 1890 में इसका निर्माण कराया था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, राजा गोकुलदास। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिजाइन या नक्शा किसने बनाया था, तो वो थे कौन, हेनरी इरविन ने। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय के भवन का वास्तुकार कौन था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनरी इरविन ने इसका डिजाइन तैयार किया था। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रमुख सीटों के रूप में चुना गया था, तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का दोबारा से गठन हुआ और जबलपुर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो सीटें के रूप में चुना गया उसी साल। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 1956 1956 को। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत कार्मिक संख्या क्या है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 के अंतर्गत बनाया गया था। शुरुआत में इसे नागपुर स्थापित किया गया था, लेकिन 1956 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन के बाद इसे जबलपुर में स्थापित किया गया। इसकी 2 खंडपीठ भी है, इंदौर और ग्वालियर, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की जो कार्मिक संख्या है वो कितनी है, वो है 53। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 53 संख्या है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश शरण वर्मा
को किस वर्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन क्यों किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए किया गया है क्योंकि जगदीश शरण वर्मा का जो जन्म है ये हुआ था मध्य प्रदेश के सतना में। हुआ क्लियर? इसलिए ये क्वेश्चन किया है। इनका जन्म भी यहीं पर हुआ है और यहीं पर ही ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य किए हैं। वो कब किए गए हैं? वो किए हैं 1972 के आसपास किए हैं। हुआ क्लियर? इसके बाद आता है 1997 से लेकर 1998 के मध्य में ये 27वें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। उसके बाद 1999 से लेकर 2003 तक ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। यानी कि जगदीश शरण वर्मा, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना में हुआ है, वो एमपी के मुख्य न्यायाधीश, भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश और मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी तीनों रह चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1973। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। और ये जो एम हिदायतुल्ला जो है, ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा एम हिदायतुल्ला। हुआ क्लियर? और ये भारत के छठवें उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। कौन? एम हिदायतुल्ला। इसलिए इनके सारे फैक्ट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर्स पेंटर जिस पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, भारत के संविधान के लागू होने के बाद भी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर की जा रही है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश राज्य हेतु ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1936 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 108, धारा 108 के अंतर्गत जारी लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्रांत हेतु नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये लेटर्स पेटेंट जिसके अंतर्गत नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार निहित किया गया था, वे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 एवं 372 372 के द्वारा जारी प्रवर्त किए गए थे। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 225 और अनुच्छेद 372। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन काफी डीप था, परंतु ये क्वेश्चन आया था व्यापम में। हुआ क्लियर? आपके सिलेबस में मेंशन है उच्च न्यायालय, इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मध्य प्रदेश मध्य प्रांत के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र था, उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो मैं बता चुका हूं आपको कि मध्य प्रदेश मध्य प्रांत के रूप में जब जाने जाने वाला क्षेत्र था, तब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जनवरी 1936 1936 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा नागपुर शहर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? नागपुर शहर में की गई थी। और वर्तमान में कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है। इसके दो खंडपीठ भी है, एक है इंदौर और एक है जबलपुर, जिनकी स्थापना 1968 में की गई है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है? ये क्वेश्चन काफी पुराना है, परंतु वर्तमान में इसका जो आंसर है ये बदल चुका है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है जस्टिस सुरेश कुमार कैथ। सुरेश कुमार कैथ। हुआ क्लियर? और ये जो है मध्य प्रदेश के 28वें
28वें मुख्य न्यायाधीश से, ध्यान रखना। आपको नंबर भी याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में वो नंबर पूछ लेता है कौन से नंबर के। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुरेश कुमार कैत। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस न्यायालय के परिसर में स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिनियुक्ति पर सेवा प्रदान करते हैं, उनके लिए भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक प्रशिक्षण संस्थान है। और ये कहाँ पर है? ये है जबलपुर में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले के जिला न्यायाधीश इंदौर छावनी के मामले में उच्च न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते थे? तो ध्यान रखना, 19वीं सदी के अंत तक मध्य प्रदेश में इंदौर शहर का अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र वाला हिस्सा कहलाता था छावनी, जिसमें रेजिडेंट की अदालत में ब्रिटिश कानून लागू होता था एवं ब्रिटिश भारत में खंडवा के जिला न्यायाधीश ब्रिटिश छावनी के मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते थे। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन काफी डीप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के अंतर्गत भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया है? तो ध्यान रखना, उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन जो है 1999 को किया गया है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है जबलपुर है और इसकी दो खंडपीठ है, एक है इंदौर और एक है जबलपुर, जिसकी स्थापना जो है 1968 को की गई थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या 6 है। कितनी संख्या है? वो 6 है। यानी मध्य प्रदेश के 6 मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश तौर पर कार्य किए हैं। ठीक है, उनमें से एक है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। हुआ क्लियर? और भारत के ये 6वें उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। तीसरे हैं न्यायमूर्ति आर वी रविंद्र, चौथे हैं न्यायमूर्ति ए के माथुर और पांचवें हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े और छठवें हैं न्यायमूर्ति जे एस वर्मा। हुआ क्लियर? ठीक है, इस प्रकार से ये 6 मुख्य न्यायाधीश रहे हैं एमपी के जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। अब यहाँ पे जो है ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी, परंतु न्यायमूर्ति एस के झा इनका नाम कहीं पर उल्लेखित नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये जो 6 नाम है आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है कौन से न्यायाधीश रहे, कौन से न्यायाधीश नहीं रहे, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्ति की जा सकती है? तो ध्यान रखना, राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति होती है ये राज्यपाल अपने हस्ताक्षर एवं मुद्र सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, परंतु इसकी नियुक्ति के लिए एक समिति होती है। इस समिति में जो इसका अध्यक्ष होगा समिति का वो होगा राज्य का मुख्यमंत्री और इसका जो सदस्य होंगे और इस समिति के जो सदस्य होंगे वो होंगे विधानसभा के अध्यक्ष, उस राज्य के गृह विभाग का भार साधक मंत्री सदस्य होंगे, विधानसभा के विपक्ष के नेता होंगे। परंतु अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो उसके भी अध्यक्ष होंगे और विधान परिषद के विपक्ष के नेता भी होंगे। इसके बावजूद उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य
न्यायमूर्ति के परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश का जो प्री हुआ था 2018 का, वहां पर आया था, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है जबलपुर में स्थित है और इसकी खंडपीठ जो है 28 नवंबर 1968 इंदौर व ग्वालियर में स्थापित की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 आर्टिकल के अंतर्गत राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 धारा 108 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय नागपुर में स्थापित किया गया था तथा जिसे 1956 में जबलपुर में स्थानांतरित किया गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ग्वालियर इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है? तो ध्यान रखना, ये कहां पर है? ये जबलपुर में है। वह क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं, अनुमति रोकते हैं या विचार के लिए आरक्षित रखते हैं? तो ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं, अनुमति को रोकते हैं। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 200 है। एक छोटा सा अंतर याद रखना, आर्टिकल 201 के अंतर्गत जो है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है राज्यपाल। हुआ क्लियर? अगर असहमति की बात आएगी तो वहां पे आर्टिकल होगा आर्टिकल 200। लेकिन जहां पर विधेयक को आरक्षित रखा जा रहा है किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल द्वारा, वो आर्टिकल 201 है। ये छोटा सा अंतर, ये ध्यान रखना, ठीक है, वहां पे कंफ्यूज मत होना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रहे हैं श्री बलराम जाखड़। श्री बलराम जाखड़ जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1990 तक था, जबकि इनका जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल का जो कार्यकाल था वो 2004 से लेकर 2009 तक था। इसका आंसर क्या होगा? बलराम जाखड़, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल घटते क्रम के अनुसार सजाइए। तो ध्यान रखना, जो बलराम जाखड़ है इनका जो कार्यकाल रहा है ये रहा है 5 वर्ष। हुआ क्लियर? जो श्री के सी रेड्डी का रहा है कार्यकाल 6 वर्ष। हुआ क्लियर? और जो श्री ओम प्रकाश कोहली का कार्यकाल रहा है 1 साल 4 माह और श्रीमती आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल रहा है 2.5 वर्ष। ठीक है, तो यहां पे बोला है घटते क्रम में, ठीक है, तो पहले बी होगा, फिर ए होगा, फिर होगा डी होगा और फिर होगा सी। ठीक है, तो आप इसे मिलान कर लेना, ठीक है, इसमें कौन सा आंसर मैच खाता है, परंतु जो ये ऑप्शन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए बी ए डी सी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में क्षमा प्रदान करने की शक्ति राज्यपाल के पास में है और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 161 161 के तहत
राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान की गई है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। हुआ क्लियर? अन्य और आर्टिकल है जिसके अंतर्गत राज्यपाल को शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल जो है विधानसभा से पारित विधेयक पर सहमति या असहमति कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये भी पूछ चुका है। आर्टिकल 161 में क्या है? आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल ने मध्य प्रदेश के खालिस्तान राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। तो ध्यान रखना, राज्यपाल भारत के किसी भी राज्य में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में यानी 2024 में भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं, जिन्हें 9 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 30वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं है? बलराम जाखड़ राज्यपाल हैं, एमपी के रहे हैं। श्री रामेश्वर ठाकुर भी रहे हैं। डॉक्टर भाई महावीर भी रहे हैं। लेकिन जो न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह हैं, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। और ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया। ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी, जिनका कार्यकाल 1989 से लेकर 1919 तक था। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि यह भारत की दूसरी महिला प्रशासनिक सेवा अधिकारी और भूतपूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रमुख सचिव रह चुकी है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सरला ग्रेवाल। इनकी मृत्यु जो है 2002 में हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताएं जिन्हें जनवरी 2018 में बदल दिया गया था। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली को 2018 में उनके पद से हटा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओम प्रकाश कोहली। हुआ क्लियर? और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वो हैं श्री मंगू भाई पटेल, और ये 30वें राज्यपाल हैं एमपी के पदभार ग्रहण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रदेश में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 156 से 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, क्या बोला मैंने यहाँ पर? इच्छा अनुसार अपना पद धारण करता है। सामान्य पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है। राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता। कोई व्यक्ति जितने बार चाहे उतने बार राज्यपाल नियुक्त होता है, योग्यता रखता है तो। ठीक है, हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन ये अपने पद पर तब तक रहता है जब तक कि इसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, लेकिन जो काउंटिंग होती है वो एक्चुअली 5 वर्ष ही होती है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य बनने के लिए विलय से पहले भोपाल रियासत में कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश राज्य बनने के लिए विलय से पहले भोपाल रियासत में 30 सदस्य थे। कितने थे? वो थे 30 सदस्य थे, जिनमें से 6 थे एससी से और एक था एसटी से। हुआ क्लियर? इस प्रकार से कितने जाते हैं? ये हो जाते हैं 7। अब बचे कितने? अब बचे 23। जो 23 हैं ये आते हैं सामान्य क्षेत्र से। हुआ क्लियर? इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
30 सदस्य। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1957 में शुरुआत में मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा की शक्ति कितनी थी? तो ध्यान रखना 1957 1957 वर्ष की शुरुआत में मध्य प्रदेश विधानसभा की जो कुल शक्ति थी वो थी 288 288 थी, जिसके बाद बढ़कर कितनी हो गई? वो हो गई 321 हो गई। हुआ क्लियर? जिसमें एक मनोनीत सदस्य भी शामिल था। 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को एमपी का होता है विभाजन, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। इस प्रकार से जो सीट है वो घटकर हो जाती है 231। हुआ क्लियर? इसमें जो एक सीट है ये एक सीट थी एंग्लो इंडियन की, लेकिन 2020 को 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में 230 सीट बच जाती है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? लेकिन 1957 में शुरुआत में मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा की शक्ति कितनी थी? वो थी 288। बाद में बढ़कर वो 321 हो गई। उसके बाद एमपी का विभाजन हो गया। इसके बाद बस्ती कितनी? 231 बस्ती है। इसके बाद 2020 आता है। 2020 को 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। वर्तमान में सीट बस्ती कितनी? 230। हुआ क्लियर? ये थी पूरी कहानी मध्य प्रदेश विधानसभा सीट की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 288। ऑप्शन ए सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा भवन निम्नलिखित में से किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1957। कब? 1 नवंबर 1956 यानी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान स्वरूप का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को उस समय के भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो है शंकर दयाल शर्मा। एक क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश के जो शंकर दयाल शर्मा है जो भारत के राष्ट्रपति बने थे, ये इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो वो हुआ है कहां पर? भोपाल में। हुआ क्लियर? और एक क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश में जन्मे शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ये भी याद रखना। हुआ क्लियर? ठीक है। और जो विधानसभा भवन है इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? वो करते हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति जिनका जन्म भोपाल में हुआ था, उनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। इस भवन की जो वर्तमान डिजाइन है वो विख्यात वास्तुविद चार्ल्स कोरियन, किसने किया था? विख्यात वास्तुकार चार्ल्स कोरियन द्वारा तैयार किया गया था तथा वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है इंदिरा गांधी भवन। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वास्तुकार चार्ल्स कोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो ध्यान रखना गोविंद नारायण सिंह 1967 से लेकर 1969 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान विधानसभा में सदन के नेता नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर लोक सेवक दल का गठन किया था और ये खुद भी एक पहले आईएएस रह चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोविंद नारायण सिंह। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे? यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति रहे हैं जो अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राम किशोर शुक्ल। कौन है?
वो हैं राम किशोर शुक्ला। तो ध्यान रखना, राम किशोर शुक्ल जो हैं ये चौथी विधानसभा में क्या रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं। जो सातवीं विधानसभा है इसमें अध्यक्ष रहे हैं। जो 10वीं विधानसभा है इसमें ये प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राम किशोर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम है, वो है पहले होगी शपथ या प्रतिज्ञान, दूसरे में होगा राज्यपाल का अभिभाषण, तीसरे में होगा मंत्रियों का परिचय और चौथा होगा निबंध संबंधी उल्लेख। तो पहला क्या होगा, ऑप्शन 3 शपथ या प्रतिवेदन, दूसरा होगा राज्यपाल का अभिभाषण, तीसरा होगा मंत्रियों का परिचय और अंत में होगा निबंध संबंधी उल्लेख। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 3, 2, 1 एक। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। तो यहां से दो नेता ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा के कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं। उनमें से एक नाम है दिग्विजय सिंह, ऑप्शन एक होगा, और दूसरे होंगे ऑप्शन दो मोतीलाल वोरा। वह क्लियर। ये क्वेश्चन जो है 2021 का जो मध्य प्रदेश प्री हुआ था वहां पे क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस प्रकार के फैक्ट मिलते हैं तो उसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो नॉलेज है यहाँ पे काम नहीं आता, आपको वो पढ़ा हुआ ही काम आता है। इसलिए जब भी आपको इस प्रकार के फैक्ट मिलते हैं तो उसे नोट डाउन कर लेना, ताकि एग्जाम में आपको आए तो वहां आपको आसानी से बन जाए। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1 और 2, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो भगवत दयाल शर्मा है ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। हुआ क्लियर। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जो है 1977 को उड़ीसा के ये राज्यपाल बनाए गए थे। इसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल रहे। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राज्यपाल तो रहे मध्य प्रदेश के, परंतु जो हरियाणा बना था उसकी ये प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। हुआ क्लियर। इसलिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीट है, जिनमें से 148 जो है ये है सामान्य वर्ग की सीट है। ठीक है, इनमें से जो 35 है वो है अनुसूचित जाति। हुआ क्लियर। और जो 47 जो है अनुसूचित जनजाति की है। हुआ क्लियर। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 47, क्योंकि यहां बोला क्या है, अनुसूचित जनजाति की कितनी है, तो वो 47 है। हुआ क्लियर। और ये ध्यान रखना कि सबसे पहले एमपी में जो विधानसभा है उसकी सीट थी 288, बाद में वो हो गई 321 हो गई। ठीक है, फिर एमपीसीजी का विभाजन हुआ तो 231 हो गई। फिर 2020 में क्या हुआ, 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन सीट थी उसे हटा दिया गया। इस प्रकार से 230 सीट बचती है वर्तमान में। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट है ये आपको ध्यान होना चाहिए। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन में टोकन डिमांड खालिस्तान के लिए मांगी जाने वाली एक मामूली राशि है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश शासन में टोकन डिमांड विधानसभा के लिए मांगी जाने वाली एक मामूली राशि है। मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल है। यह विधानसभा ही उच्च एवं निम्न सदन दोनों का ही कार्य करती है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विधानसभा। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है विधानसभा में। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन बने थे। तो ध्यान रखना, पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले
सभापति थे। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 से 7 मार्च 1967 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। अब ये जो आंसर है कमेंट करना कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के स्पीकर कौन है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम को वर्ष खालिस्तान में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ध्यान रखना 21 जनवरी 1973, 21 जनवरी 1973 को मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह एक संचालक मंडल द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें सरकार द्वारा नियुक्ति, एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति संबंधी विभागों के सदस्य शामिल होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1973। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सीटें हैं? तो ध्यान रखना, जब मध्य प्रदेश राज्य बना था भोपाल रियासत के बाद, तब सीटें थी 288। हुआ क्लियर? बाद में बढ़कर ये हो गई है 321 सीट हो गई। हुआ क्लियर? इसके बाद जो है एमपी और सीजी, ये दोनों का होता है विभाजन। इसके बाद सीटें बचती कितनी एमपी में? वो बचती है 231। हुआ क्लियर? इसके बाद आता है 2020। 2020 में 104वां संविधान संशोधन होता है, और जो इस संशोधन में एक जो एंग्लो इंडियन सीटें थी इसको समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ से एक हट जाता है। वर्तमान में सीट बचती है कितनी? 230। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 230 सीटें। हुआ क्लियर? और इसमें से ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो वो है 11, और जो लोकसभा की सीट कितनी है? वो है 29 सीटें। हुआ क्लियर? ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश से लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? तो ध्यान रखना, अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल सीट थी वो थी 40। हुआ क्लियर? लेकिन क्या होता है, 1 नवंबर 2000 को एमपी और सीजी ये हो जाते हैं अलग अलग। ठीक है, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें बचती है कितनी? वो बचती है 29। हुआ क्लियर? जिसमें से 11 सीटें जो हैं वो चली जाती है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के पास चली जाती है। इसी वजह से वर्तमान में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है एमपी में? वो है 29। परंतु लेकिन क्वेश्चन आता है कि विभाजन से पहले कितनी सीटें थी लोकसभा की एमपी की? तो वो थी 40। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? तो वो है 11 सीटें हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 11 सीटें। 29 कहाँ की है? वो है लोकसभा की। हुआ क्लियर? एमपी में जो विधानसभा है उसकी सीट कितनी है? वो है 230। हुआ क्लियर? इसलिए प्लीज पूरा लेक्चर वॉच करना। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 55। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले पंचायत है। मध्य प्रदेश में कुल 55 जिला पंचायत और 313 विकास खंड है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पुराना है, इसका भी वर्तमान में अगर आंसर होगा तो वो होगा 55। विकास खंड कितने हैं? तो वो है 313। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायत और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ये पूछ रहा है, अगर सरपंच नहीं है और उप सरपंच नहीं है तो उस स्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच करेगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? ध्यान रखना, जिला पंचायत में समितियां होती कौन सी है? तो पहली होती है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरी होती है सामान्य न्याय समिति, तीसरी होती है वित्त समिति, चौथी होती है शिक्षा समिति
और 5वीं होती है कृषि समिति। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कृषि समिति भी दिया है, शिक्षा समिति भी दिया है और सामान्य प्रशासन समिति भी दिया है, यानी कि तीनों ही आंसर होंगे। इसमें क्या दिया है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा वित्त समिति भी होती है और इसके अलावा सामान्य न्याय समिति भी होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ध्यान रखना, जो पंचायती राज अधिनियम है ये पारित तो 1993 को हुआ था, लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आप ध्यान रखना, चोल काल का राजा हुआ है, उसका नाम है परांतक चोल। परांतक चोल राजा हुआ है। इसका एक अभिलेख है, अभिलेख का नाम है उत्तर मेरु अभिलेख। उत्तर मेरु अभिलेख। उत्तर मेरु अभिलेख में सर्वप्रथम हमें स्थानीय स्वशासन के संबंध में हमें व्यापक जानकारी प्राप्त होती है, तो इसे आप याद रखना। एक बार जो है मध्य प्रदेश पीएससी ने इसे 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछ चुका है। हुआ क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो उसका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन को भारत में आधुनिक काल का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और उसके बाद आता है अधिनियम 1935। अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग जो स्थानीय स्वशासन है उसे राज्य सूची में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 1947 को भारत देश आज़ाद हो जाता है। इसके बाद आती है नेहरू सरकार, और नेहरू सरकार जो है इसी दिशा में विकास के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ करती है। तो ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपके महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से 3 कमेटी याद रखना है। एक कमेटी कौन सी है? एक कमेटी है बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति कब की है? तो ये समिति है 1957 की समिति है। और इस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति गठन की थी और वर्ष के अंत में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। और समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत यानी कि विलेज लेवल, दूसरा पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल, तीसरा जिला पंचायत यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये त्रिस्तरीय की अनुशंसा की थी और इसी के अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में पंचायती व्यवस्था लागू है अपने भारत देश में। हुआ क्लियर? दूसरी समिति है उसका नाम है अशोक मेहता समिति। ये समिति कब की है? तो ये समिति जो है 1977 से 1978 की है और इसने 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरी समिति है उसका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, और इस समिति का जो गठन है वो राजीव गांधी सरकार ने किया था और कमेटी ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। अब क्वेश्चन आएगा कि भारत में ऐसी कौन सी समिति है जिसके अकॉर्डिंग पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? तो वो है लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। हुआ क्लियर? और राजीव गांधी ने 64वें कौन सा 64वें संविधानिक संशोधन विधेयक द्वारा पंचायत को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया, किंतु यह बिल जो है राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। उसके बाद आता है 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। हुआ क्लियर? इसी के आगे मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया
और 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। इसके पश्चात जो है नगर पालिका के चुनाव संपन्न कराए गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1993। वह क्लियर? परंतु आपको हिस्ट्री में याद रखना है कि चोल काल, आधुनिक काल में याद रखना है रिपन, संवैधानिक व्यवस्था की बात की जाएगी तो वो है लक्ष्मीमत समिति, उसके बाद आएगा 73वें संविधान संशोधन। ये सारे फिट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। वो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को अमल में लाते हुए मध्य प्रदेश में एक नई ग्राम स्वराज प्रणाली शुरू की गई थी। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अधिनियम 2001 को अमल करते हुए मध्य प्रदेश में नई ग्राम स्वराज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अनुच्छेद 243 243 बी, अनुच्छेद 243 बी के तहत भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज संशोधन अधिनियम 2001। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन नाट्यशालाओं और सार्वजनिक मनोरंजन पर कर लगा सकता है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक जनपद पंचायत रंगमंच या नाट्य प्रदर्शन तथा सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य प्रदर्शनों पर कर लगा सकती है। जनपद पंचायत तहसील या ब्लॉक स्तर पर स्थानीय सरकारी निकाय होती है, ये भी ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनपद पंचायत। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना, जनवरी 1997 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। और अशोक मेहता समिति कब की है? वो है 1977। और इसने पंचायती राज के लिए दो स्तरीय समिति की व्याख्या की थी। वह क्लियर? लेकिन क्वेश्चन आता है आपको कि संवैधानिक प्रावधान के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश की थी? तो वो थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, त्रिस्तरीय पूछा है तो बलवंत राय, दो स्त्री पूछता तो अशोक मेहता। हुआ क्लियर? एक यहाँ पे ऑप्शन दिया है जे बी के राव। जे बी के राव जो समिति है ये है 1985 की। हुआ क्लियर? और इस समिति का संबंध जो है पंचायती राज के पुनर्जीवन से है। हुआ क्लियर? देखना, पहली समिति कौन सी है? त्रिस्तरीय वाली आएगा बलवंत राय समिति, दो स्तरीय आएगा तो अशोक मेहता समिति। संवैधानिक पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देने की बात किसने की थी? तो वो थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, परंतु ये क्वेश्चन आता है आपको कि पंचायत का पुनर्जीवन करने का संबंध किस समिति से है? तो वो कौन सी समिति है? वो है वी के राव समिति और ये 1985 की है। हुआ क्लियर? ये सारी समिति जो है आपको याद होना चाहिए कि आपके सिलेबस में मेंशन है स्थानीय स्वशासन, तो यहां से क्वेश्चन उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत का क्षेत्र। तो ध्यान रखना, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में द्वि-स्तर पर क्षेत्र ऑब्लिक जनपद पंचायत होती है, जो जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी का कार्य करती है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 313 जनपद पंचायत है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप जो है 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया था और 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया था। ये ध्यान रखना। इसके पश्चात क्या होता है, पंचायत तथा जो नगर पालिका के चुनाव संपन्न कराए गए थे और 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था।
और इसके बाद 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम संस्थापित किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 15 अप्रैल 1994 को चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए। इस प्रकार देश में नई संवैधानिक अवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है पूरे भारत में। हुआ क्लियर? प्रदेश में पंचायत के 3 स्तर हैं। पहला है गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा है विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत, तीसरा है जिला स्तर पर जिला पंचायत। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनपद पंचायत पर विकासखंड। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के अधिकार किसको दिए गए हैं? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एकीकृत विकास की आवश्यकता अनुभव करते हुए जिला योजना समिति के गठन की व्यवस्था की गई थी। संविधान के इस प्रावधान को दृष्टि में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जिला योजना समिति अधिनियम 1995, जिला योजना समिति कब की है? वो है 1995 बनाई गई। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकार अपने हिस्से का कोई भी जनहितकारी कार्य जिला योजना समिति को सौंप सकती है। जिला योजना समिति को इस प्रकार के दायित्व सौंपने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा ने 1995 के तत्व संबंधी अधिनियम में संशोधन करते हुए 2019 में संशोधन पारित किया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जिला योजना समिति। हुआ क्लियर? कब की है ये जिला योजना समिति? और ये क्वेश्चन, और आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन कि जिला योजना अधिनियम कब का है? तो ये है 1995 का, ये याद रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार इनमें से किसके पास तहसीलदार नियुक्त करने की शक्तियां हैं? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार राज्य शासन को एक तहसीलदार नियुक्त करने का अधिकार है। राज्य सरकार का जो बोर्ड होता है वो राजस्व अधिकारियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राज्य प्रशासन या राज्य शासन। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य के प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में अधिकतम कितने संख्या में वार्ड का गठन किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 70 संख्या में वार्ड का गठन किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 70 नहीं कि 70। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों में मंडल स्तर पर कितने मंडल आयुक्त के पदों को स्वीकृत किया गया है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों में मंडल स्तर पर 10 मंडल आयुक्त के पदों को स्वीकृत किया गया है। राजपत्र 1 नवंबर 1956 के माध्यम से मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के गठन के पश्चात राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 10। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के बाद राज्य में मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 को अधिनियमित किया गया था? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1973 में 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात राज्य में अधिनियमित किया गया था। ये ध्यान रखना कि पंचायती राज के तहत संविधान में भाग 9 के तहत 16 नए अनुच्छेद ऐड किए गए, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर
243 ओ तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। हुआ क्लियर? भाग 9 16 नए अनुच्छेद जिसमें 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया। इसमें 16 अनुच्छेद थे और इसमें भाग ऐड किया गया भाग 9। अगर आपसे पूछता है अनुसूची कौन सी ऐड की गई तो वो 11वीं अनुसूची ऐड की गई। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? तो ध्यान रखना वर्तमान में जो नगर पालिका है उनकी संख्या है 98, परंतु जो क्वेश्चन पूछा गया था तब इसका आंसर था 96। इसके बाद दो ऐड हो गई है तो वर्तमान में कितनी है? वो है 98। अगर आपको क्वेश्चन आता है वर्तमान में तो ये आपका आंसर क्या होगा? 98 ही होगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कि नगर पालिका में जो और ये भी ध्यान रखना कि नगर पालिका के सदस्यों की संख्या जो है 15 से 40 होती है। नगर पालिकाओं में नगर पालिकाएं 20,000 से अधिक व 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में गठित की जाती है। हुआ क्लियर? नगर पालिका का प्रशासन का प्रमुख जो है वो कार्यपालक अधिकारी CMO एवं राजनीतिक प्रमुख नगर पालिका अध्यक्ष होता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? 98। हुआ क्लियर? यहाँ पे आपका लेक्चर समाप्त होता है। हुआ क्लियर? इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन पर, तो प्लीज उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए।